हेलो फ्रेंड्स, आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, साल 2023 आने वाला है और आपके इर्द-गिर्द या आप खुद भी 31 दिसंबर या 1 जनवरी को कुछ डायरी में लिखते होंगे या खुद से प्रॉमिस करते होंगे कि मैं 8 से 12 घंटे डेली पढ़ूँगा, चाय बंद कर दूँगा या कम करने का वादा करेंगे, वेट लॉस करने की के लिए कोशिश करेंगे या जिम करने का वादा करेंगे और ना जाने कितने प्रॉमिसेस आप करेंगे खुद से। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अभी 2022 गया नहीं है और इस साल में करीब 25 दिन बाकी है। आप विद्यार्थी हैं और आपके लिए हर दिन इम्पोर्टेंट है। आप इस 25 दिन में कम से कम 20 प्रश्न का उत्तर लेखन ज़रूर करें। जब 2023 आएगा तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी कि आपने 2022 में अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। भारत में वनाग्नि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों और उनका प्रबंधन करने में सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान कीजिए। साथ ही भारत में वनाग्नि के प्रबंधन के लिए किए गए विभिन्न उपायों पर भी प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, जो कि जीएस थर्ड का टॉपिक है। ठीक है, तो प्रश्न को आप देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। भारत में वनाग्नि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण। तो पहले तो आपको वनाग्नि थोड़ा बताना पड़ेगा, फिर उत्तरदायी प्रमुख कारण बताना पड़ेगा, वनाग्नि के लिए क्या उत्तरदायी है कारण, और फिर उनके प्रबंधन करने में जो चुनौतियां सामने आ रही है उसको बताना पड़ेगा, और फिर आगे प्रबंधन वनाग्नि के प्रबंधन के लिए किए गए विभिन्न उपाय भारत में, तो जो सरकार उपाय कर रही है उन सब के बारे में बताना पड़ेगा। तो हम इसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे, हमें पहले तो क्या बताना है, वनाग्नि मतलब जो हाल फिलहाल में या जहाँ जहाँ भी वनाग्नि से संबंधित घटनाएं होती हैं, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, नहीं है तो जो जिस जिन स्थानों पर ये वनाग्नि हुआ करता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तो हमें उनका जिक्र करना है। फिर वनाग्नि के कारण, वनाग्नि प्रबंधन में जो चुनौतियां आ रही है उसका जिक्र करेंगे। प्रबंधन में सरकार जो भी कदम उठा रही है, हमें जो भी डेटा अवेलेबल रहेगा हम उसका भी जिक्र करेंगे। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, और फिर इन सब के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं कि हाल के वर्षों में मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सब में वनाग्नि की संबंधित घटनाएं मिली हैं या घटित हुई हैं। ठीक है, तो हाल के वर्षों में मुख्यतः आप जहाँ जहाँ हुआ है, आप वहाँ वहाँ जो भी जिस भी स्टेट का नाम आपको याद आए आप वो डालेंगे। तो मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात में भी घटित हुई थी वनाग्नि संबंधित घटनाएं। घटित हुई हैं, और पीछे 6 महीनों में अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में अकेले ही 1000 से अधिक घटनाएं घटित हुई हैं, तो उसका जिक्र तो हम जरूर करेंगे। अकेले उत्तराखंड में वनाग्नि अधिक घटनाएं घटित हुई हैं। ठीक है, ये आपने वनाग्नि से संबंधित छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली। अब वनाग्नि के कारण हम देखेंगे कि कारण में क्या क्या है। तो आप कारण लिख देंगे, आप पूरा लिखेंगे वनाग्नि के कारणों में शामिल है। तो कारण में आपको पता है कारण होते हैं किसी भी आपदा के, किसी भी, तो प्राकृतिक कारण, मानवजनित कारण, तो आपको लिखना है प्राकृतिक कारण, एक पॉइंट ये लिखना है, दूसरा लिखना है मानवजनित। दो तरीके से कारण होते हैं। प्राकृतिक कारण में आप ये लिख सकते हैं कि उच्च तापमान या शुष्कता ज़्यादा होना, जिसमें निम्न आर्द्रता होना। ठीक है, ये सब वनाग्नि को प्रारंभ करने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाती है। और प्राकृतिक कारणों में आप जिक्र कर सकते हैं आकाशीय बिजली का, या तीव्र पवन वेग, या लहराते बांसों का घर्षण, वहाँ लुढ़कते पत्थरों से निकली चिंगारियाँ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो सूखे ज्वलनशील पत्ते के ढेर होते हैं उसमें आग लग जाती है।
या तेंदूपत्ते का पतझड़, तेंदूपत्ते जिससे बीड़ी बनाई जाती है, उसका पतझड़ वो बिल्कुल सूख के उसमें हल्का-सा भी अगर चिंगारी लग गई तो वो बहुत तेज़ी से जल जाता है। आए दिन आप देखते होंगे कि ट्रक से जा रहा था तेंदू के पत्ते और बिजली की तार से छू के चिंगारी लगी और पूरा बहुत बड़ी ट्रक में बहुत ज़्यादा मात्रा में रखा हुआ था और पूरा जल के राख हो गया। ठीक है? ये आपका प्राकृतिक कारण हो गया। मानव जनित कारण में आप जैसे स्थानांतरित कृषि होती है या जलती हुई बीड़ी सिगरेट कोई फेंक दिया, है ना? तो ये समझ लीजिए कि 95% से अधिक वनाग्नि का कारण या तो लापरवाही होता है और या अनजाने में मनुष्य द्वारा जो गतिविधियाँ होती हैं, उनसे हो जाता है। तो मानव जनित कारण में आप ये लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि भारत में वनाग्नि प्रबंधन के समक्ष क्या विद्यमान चुनौतियाँ हैं, ठीक है? तो आप चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला अगर आप लेंगे इसमें तो वनाग्नि से निपटने के लिए उपयुक्त नीति नहीं है या योजना का अभाव है। तो हम पहला पॉइंट यही डालेंगे। वनाग्नि से निपटने के लिए उपयुक्त नीति या योजना का अभाव। ठीक है, इसमें क्या हम लिखेंगे कि वन नीति जो है हमारी या नियम कानून है या कुछ योजनाएं भी हैं, उसमें वनाग्नि के प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है, क्लियर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हम डालेंगे इसमें पॉइंट कि उचित संस्थागत तंत्र का अभाव, क्योंकि जो वन विभाग है उसमें वनाग्नि प्रबंधन के लिए कि ये पद है जो वनाग्नि प्रबंधन को ही देखेगा, तो ऐसा कोई भी संस्थागत तंत्र का अभाव है। ठीक है, तो उचित संस्थागत तंत्र का अभाव। एक अधिकारी है, वही सब कुछ देख रहा है, उसके प्रबंधन को भी देख रहा है और सारा कुछ उसके ऊपर, तो अलग से उन्होंने कोई एक पद नहीं बनाया। केवल अनुक्रिया पर बल, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, केवल अनुक्रिया पर बल। मतलब कि इसके समन की, ठीक है, या मानव संसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है, जागरूकता निर्माण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, मानव को प्रशिक्षित कैसे किया जा सकता है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो केवल अनुक्रिया पर बल दे रहे हैं और इन सब आदि के महत्व को नगण्य कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथा पॉइंट हो रहा है वनाग्नि संबंधी जो डेटा है या उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम यही लिखेंगे, वनाग्नि संबंधी डेटा एकत्र करने, दस्तावेजीकरण करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। ठीक है, हालांकि अभी जो भारतीय वन सर्वेक्षण है उसमें वनाग्नि संबंधी आंकड़ों को संकलित करना प्रारंभ किया है, ठीक है, लेकिन राज्य स्तर पे अभी भी ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे कि उसका दस्तावेजीकरण करना है या अनुसंधान नियोजन में उसका उपयोग किस तरीके से करना है, क्या है, उस पर काम नहीं हो रहा है। अन्य मुद्दों में आप ये भी डाल सकते हैं कि स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रयास का अभाव हो रहा है, नागरिकों को गैर जिम्मेदार, नागरिकों का जो गैर जिम्मेदार व्यवहार है वो भी इसके लिए उत्तरदायित्व है, और वित्त का अभाव है, न्यूनतम सूचना साझा करने के लिए समन्वय का अभाव है। ये सब जो है इसकी खामियां हैं, चुनौतियां हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट बनेगा कि प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ठीक है, तो इस कदम में आप देखेंगे कि पहला क्या उठाया गया है कदम, जैसे राष्ट्रीय वनाग्नि जोखिम रेटिंग प्रणाली। ठीक है, एक तो ये राष्ट्रीय वनाग्नि जोखिम रेटिंग प्रणाली, इसमें सरकार ने क्या किया है, इसमें वनाग्नि के जोखिम संबंधी जो एकल रेटिंग प्रणाली को तैयार किया जाएगा, जिससे केंद्र राज्य वगैरह को इसमें सहायता मिलेगी। दूसरा, इन्होंने राष्ट्रीय वनाग्नि नियंत्रण बोर्ड का गठन भी किया है, और ये गठन राष्ट्रीय वनाग्नि नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, इसका गठन किया गया है क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट जैसे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादा विनाश होता है वनाग्नि की वजह से, तो उसके नियंत्रण संबंधी प्रयास का ये जो है निरीक्षण करेगा। ठीक है, तीसरा है जन भागीदारी को बढ़ावा दे रही है सरकार, भागीदारी को बढ़ावा। इसमें जैसे गैर सरकारी संगठन है या स्वैच्छिक संगठन है, ग्राम वन समितियों आदि के भागीदारी के माध्यम से सरकार जन भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अगला अगर आप देखें तो वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना भी सरकार ने चलाई, जो कि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस तरीके से आप निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि वनाग्नि की घटना का पता लगाने के लिए हमें आधुनिक तकनीक या और पर्याप्त अग्निशमन
या सुरक्षा उपकरणों में निवेश करने के साथ साथ वन अधिकारियों के क्षमता निर्माण पे काम करना है, उनके जवाबदेही में सुधार करने पर काम करना है और इस तरीके से भारत में वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त होगी। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।